1924 का आपराधिक जनजाति अधिनियम, जिसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 भी कहते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में लागू किया गया एक कानून था। यह अधिनियम भारत की कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में चिन्हित करता था। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और देश भर के जनजातीय शोध संस्थानों ने पहली बार 268 डीनोटिफाइड यानी जिन आदिवासियों को अभी तक भारत के संविधान के हिसाब से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, सेमी नोमैडिक जो अर्ध खानाबदोशी ज़िंदगी जीते हैं, और नोमैडिक ट्राइब्स जो खानाबदोश आदिवासी हैं, इनको व्यापक रूप से वर्गीकृत किए जाने का प्रयास हुआ है, जिनके बारे में माना जाता था कि उन्हें पहले कभी वर्गीकृत नहीं किया गया था। 3 साल के अध्ययन के बाद एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और देश भर के जनजातीय शोध संस्थानों ने इनमें से 179 समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। इनमें से कम 85 समुदायों को पहली बार वर्गीकरण के लिए अनुशंसित किया जा रहा है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 63 समुदाय जिन्हें कभी वर्गीकृत नहीं किया गया था, अब उनका पता ही नहीं चल पा रहा है, जिसका अर्थ है कि वे संभवतः बड़े समुदायों में शामिल हो गए हैं या अपना नाम बदल लिए हैं या दूसरे राज्यों में चले गए हैं। ये इन लोगों का अध्ययन ऐसा कहता है। अगस्त 1949 में जब से 1924 के आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किया गया था, जिसके बाद अपराधी के रूप में अधिसूचित समुदायों को विमुक्त कर दिया गया था, तब से लगातार आयोगों ने इस समुदाय को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, जिसकी शुरुआत काका कालेकर की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़ा आयोग से हुई थी। 1924 का आपराधिक जनजाति अधिनियम, जिसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 भी कहते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में लागू किया गया एक कानून था। यह अधिनियम भारत की कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में चिन्हित करता था और उन्हें कानूनी रूप से अपराधी मानता था। इस कानून का उद्देश्य इन जनजातियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और उन्हें समाज के मुख्य धारा से अलग करना था। यह अधिनियम भारतीय समाज में गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दर्शाता था और इसकी आलोचना लगातार की जाती रही है। इस अधिनियम के तहत कुछ आदिवासियों को आपराधिक जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया। इन जनजातियों के सदस्यों को जन्म से ही अपराधी माना जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस अधिनियम की व्यापक आलोचना हुई। 1949 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। 1952 में इसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट उसमें बदल दिया गया, जो व्यक्तिगत अपराधियों पर केंद्रित था, न कि पूरी जनजातियों पर। तब से लोकुर कमेटी 1965, मंडल आयोग 1980, रेनके आयोग 2008 और इदाते आयोग 2017 ने देश भर में ऐसी जनजातियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। हालांकि वे ऐसे सभी समुदायों की पहचान करने में विफल रहे। इस कार्य को करने वाला अंतिम आयोग भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता वाला है, जिसने दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में देश भर में कुल 1200 से अधिक डीनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब को सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा इसने कहा कि 267 समुदाय ऐसे थे जिन्हें कभी वर्गीकृत नहीं किया गया था। इदाते आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले आयोग कभी भी इन समुदायों को वर्गीकृत नहीं कर पाए थे और दृढ़ता से अनुशंसा की गई कि वर्गीकरण का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए था। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री कार्यालय ने फरवरी 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें श्री इदाते, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के डॉक्टर जे.के. बजाज और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे। इस समिति ने वर्गीकरण का काम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और देश के जनजातीय शोध संस्थानों को दिया, जिन्होंने फरवरी 2020 में परियोजना का काम शुरू किया और अगस्त 2023 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति ने दिसंबर 2022 की रिपोर्ट में कहा था कि उसने इन समुदायों के शीघ्र वर्गीकरण पर सरकार की आवश्यक कार्रवाई करने में असमर्थता को बार बार चिन्हित किया। सदन के पैनल ने कहा
उन्हें खोजने में देरी से उनकी पीड़ा बढ़ेगी और SC/ST के कल्याण के लिए मौजूदा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कई ऐसे उदाहरण थे जब जनजातियों को जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनमें से कई के पीछे राजनीतिक विचार हो सकते हैं और यह स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि SC/ST और OBC सूचियों में समुदायों को शामिल करने का कार्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण अलग अलग होना आवश्यक लगता है। इसके अलावा डॉक्टर BK लोधी जैसे सामुदायिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ जिन्होंने इदाते आयोग को भी उसके काम में सहायता की, ने कहा कि देश भर में डिनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब समुदायों की पूरी सूची के अभाव में समुदायों और उनके लोगों को संगठित करना बहुत मुश्किल रहा है। कुछ को SC/ST, OBC के रूप में वर्गीकृत किया गया, इनमें से कुछ गलत भी हैं और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे हैं जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब जबकि लगभग सभी डिनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक जनजातियां वर्गीकृत होने के करीब हैं, तो इसका एक असर पहले से अनुसूचित आदिवासियों पर होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के सामुदायिक कार्यकर्ता आरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन समुदायों को SC/ST और OBC के रूप में वर्गीकृत करने के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। डिनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक यानी कि अर्ध घुमंतु और नोमैडिक यानी कि जो पूरी तरह घुमंतु समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड के भीतर अब दो तरह के विचार हैं। एक वर्गीकरण प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करता है ताकि सभी को SC/ST या OBC के वर्गीकरण के अनुसार उनके लिए निर्धारित लाभ मिले, जिसमें आरक्षण भी शामिल है। दूसरा, संविधान में एक अनुसूची के रूप में डिनोटिफाइड जनजातियों के लिए एक अलग वर्गीकरण बनाने की मांग करता है। दूसरा, इस अध्ययन की सिफारिशों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, इसके आधार पर राज्य सरकारों के लिए समावेशन की प्रक्रिया शुरू करना आसान हो जाएगा, अगर वे ऐसा करने का फैसला करते हैं। अब जबकि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और देश भर के जनजातीय शोध संस्थानों ने इथनोग्राफिक स्टडी पूरा कर लिया है, यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली विशेष समिति के पास है। अधिकारियों ने कहा है कि यह समिति अब सिफारिशों की जांच कर रही है और जल्द ही एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर सरकार फैसला लेगी। जो लोग संगठित थे वे तो पहले ही सूचीबद्ध हो गए, लेकिन आदिवासियों पर अत्याचार की एक बड़ी दास्तां को भी हम इन घटनाक्रमों से समझ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आदिम विशेषताओं से परिपूर्ण इन आदिम जनजातियों को आधुनिक ज़माने में भारत का संविधान के तहत संपूर्ण न्याय मिलेगा और हम लोग जो पहले ही आदिवासी सूची में हैं, हम लोग के पास ऐसा कुछ भी हासिल नहीं है जिसे हम आदिवासी गर्व कर सकें। न्याय आदिवासियों के लिए सपना सरीखा है, लेकिन एकता के बिना कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। चलिए, ये जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। सबको धन्यवाद। जोहार।